हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और आपका जो परसों एग्ज़ाम होगा 11 मार्च को ड्राइंग का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में ख़ास बात ये है बच्चों की चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैप्टर के इसमें छोटे सारे क्वेश्चन हैं। 1, 2, 3, 4 चैप्टर में से जितने छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक ही वीडियो में 4 चैप्टर्स के छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले ही चैप्टर का जो पांडुलिपि वाला हमारा चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र, सबसे लोकप्रिय कल्पसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म, यह सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र से ली गई है। अगर पूछे ना तो 15वीं शताब्दी में चित्रित है और जैन भंडार राजस्थान में संग्रहित है। दूसरा, त्रिशिला के 14 स्वपन, तो कल्पसूत्र का ही दृश्य है ये। लोकप्रिय जैन चित्रित ग्रंथों में सबसे उल्लेखनीय ग्रंथ कालकाचार्य कथा ग्रंथ और संग्रहणी सूत्र ग्रंथ है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन किसमें किया गया है? उत्तरायण या उत्तर ध्यान, एक ही बात है, उत्तरायण या उत्तर ध्यान सूत्र में। भिक्षुओं के आधार पर संहिता का पालन करने का वर्णन किसमें है? तो ये इस उत्तर ध्यान में है, उत्तर ध्यान या उत्तरायण सूत्र में ही है, ग्रंथ में है। कागज कब आया था? 14वीं शताब्दी में आया था। पहले चैप्टर में कागज की शताब्दी भी दी गई है, क्योंकि कागज आने से पहले ये पांडुलिपियां है वो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, चित्रित की जाती थी। तो फिर 14वीं शताब्दी में कागज आ गया था। तो यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन बनता है, प्रारंभिक जैन चित्रण ताड़ के पत्तों पर होता था। ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं शताब्दी की है, पश्चिम भारत से प्राप्त हुई है। जो ताड़ के पत्ते पर लिखी गई सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है, सबसे प्राचीन पांडुलिपि है, वो 11वीं शताब्दी की है। उसकी शताब्दी दे रखी है। जैन चित्रकला का सर्वाधिक रचनात्मक काल दे रखा है। तो 100 वर्षों का जो टाइम पीरियड था 1350 से 1450 तक का, वो सर्वाधिक रचनात्मक काल था। यानी सबसे ज़्यादा जैन चित्र 1350 से लेकर के 1450 के समय में बने थे। निम्मतनामा दे रखा है बच्चों। एक काल ऐसा आया था, उस समय सल्तनत कालीन कला का उदय हुआ था। तो जो सल्तनत कालीन कला थी उसमें निम्मतनामा नामक का एक ग्रंथ चित्रित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मांडू में चित्रित हुआ, 1550 में चित्रित हुआ और सल्तनत कला शैली का ग्रंथ है ये। पूछे कौन सी शैली से संबंधित है निम्मतनामा? सल्तनत चूज करना है। एबे में से कहाँ चित्रित हुआ? मांडू में हुआ था। कब हुआ था? 1550 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में जो शैली पनपी वो जैन चित्र शैली थी और पूर्वी भारत में जो चित्रकला शैली पनपी वो पाल शैली थी। तो पाल कला के प्रमुख केंद्र हैं, थोड़ा सा आपको दिखने में इसमें समस्या आ सकती है लेकिन मैं बोल रही हूँ साथ में, नालंदा और विक्रमशिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नालंदा और विक्रमशिला में कांस्य की मूर्तियां ढलाई करने का काम होता था। तो कांस्य मूर्तियां ढलाई का काम कहाँ होता था? नालंदा विक्रमशिला में। पाल कला का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा, यहाँ से जो लोग यहाँ आते थे, व्यापारी लोग आते थे जो शिक्षा लेने के लिए आते थे, उन वजह से पाल कला का प्रचार प्रसार है वो इन देशों में भी हो गया था। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता एक ग्रंथ है, ग्रंथ था, इसकी एक पांडुलिपि है वो चित्रित है। ये पाल कला शैली का ग्रंथ है। 8000 पंक्तियों में ये पांडुलिपि लिखी गई है। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता ये पाल शैली का है, 8000 पंक्तियों में लिखा गया है। और पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण इसको मान सकते हैं। पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता याद रखोगे। यह सचित्र पांडुलिपि है जो बौद्ध लेन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। इस पोथी का चित्रण नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल के 15वें राजवंश अर्थात 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें 6 पृष्ठ है वो चित्रित हैं। तो अष्ट सहस्त्रिका पर अगर टिप्पणी पूछ ले 3/4 में तो ये सारी लाइनें याद करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से आप कर लोगे। पाल कला का अंत 13वीं शताब्दी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, निम्मतनामा पर टिप्पणी पूछ ले तो यहाँ मैंने ये थोड़ा सा दे रखा है, इस कोने पे जो दे रखा है ना, निम्मतनामा पर
टिप्पणी पूछे तो ये निम्मतनामा सल्तनत कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह नासिर शाह खिलजी के शासन के दौरान मांडू में चित्रित हुई थी। नासिर शाह खिलजी शासक ने निम्मतनामा को चित्रित करवाया था मांडू नाम की जगह पर। और यह पकवानों की किताब है। निम्मतनामा क्या है? पकवानों की, यानी जो व्यंजन है जो बनाए जाते हैं खाने पीने के पकवान, उनके बारे में जानकारी दी गई है। व्यंजनों की पुस्तक इसको बोल सकते हैं, जिसके एक खंड में शिकार का भी उल्लेख है और साथ ही इस पुस्तक में दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने की जानकारी भी दी गई है। तो निम्मतनामा पर अगर टिप्पणी आ जाए 3/4 का इसमें से क्वेश्चन आएगा। छोटे क्वेश्चन भी आएंगे इस चैप्टर में से। निम्मतनामा आप देख लेना। और देखिए यहाँ ये मैंने दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालकाचार्य कथा क्या है 3/4 का? कल्पसूत्र का पूछ सकते हैं। संग्रहणी सूत्र क्या है? तो कालकाचार्य कथा, कल्पसूत्र, संग्रहणी सूत्र आप अपनी नोटबुक में कर रखे हैं, वहां से देख लेना। कालकाचार्य ऋषि कालक आचार्य की एक कहानी है, इसमें कथा है, जो अपनी साध्वी बहन को दुष्ट राजा से छुटाने के लिए कुछ कर्म करता है, 4-5 अभियान चालू करता है, वो वाली है। कल्प सूत्र क्या है? संग्रहणी सूत्र देख लो। उत्तर ध्यान सूत्र क्या है? लघु चित्रों का उपयोग कैसे होता था? पाल शैली की विशेषताएं। और पांडुलिपि चित्रण कला क्या है? निम्मतनामा क्या है? ठीक है, तो इस तरह से 3/4 के यहाँ से टारगेट होने वाले हैं क्वेश्चन, आप देख लोगे। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी। भारतीय चित्रकला भी स्त्रोत पुस्तक, भारतीय चित्रकला की सबसे श्रेष्ठ जो पुस्तक है या भारतीय कला को चित्रकला का स्रोत उसको माना जाता था चित्रसूत्र को। मध्यकाल की चित्रकला को उनके छोटे स्वरूप के कारण लघु चित्रकारी कहा जाता है। लघु चित्र किसे कहते हैं तो आप बता दोगे? मध्यकाल की चित्रकला को उनके छोटे स्वरूप के कारण लघु चित्र कहा जाता है। ठीक है ना। पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिनमें महाकाव्यों के काव्य, छंदों, विभिन्न साहित्यिक संगीत ग्रंथों का चित्रण किया गया हो। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यह एक चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ के राजा विजय सिंह के समय इसका कमल चंद्र द्वारा ये लिखित है, चित्रण भी हुआ था मेवाड़ के राजा विजय सिंह के समय। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रकर्णी 1260 में लिखा गया, बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है, ये देख लेना। पांडुलिपि संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है? कोलफन पृष्ठ, फोलियो जिसको बोलते हैं, पुष्पिका पृष्ठ जिसको बोलते हैं। पश्चिम भारतीय चित्रकला, जो भारत के पश्चिम भाग में फैली, पश्चिम भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र गुजरात था। शास्त्रदान की उदाहरण जैन समुदाय। शास्त्रदान यानी ग्रंथों, पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को दान करने की परंपरा जैन कम्युनिटी में थी। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि के मठों को भंडार कहा जाता था, ये देख लोगे। तो देखिए यहाँ तक हमारे हो गए हैं फर्स्ट चैप्टर के पांडुलिपि वाले चैप्टर के क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2, थोड़ा सा फास्ट बोलूंगी मैं क्योंकि चैप्टर 2 में थोड़े क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा हैं। देखिए चैप्टर 2, राजस्थानी शैली का विकास 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य। राजस्थानी शैली कौन कौन से ठिकानों में फैली पता है आपको? मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मारवाड़ भी कहते थे उसको, मालवा, सिरोही। राजस्थानी शैली को राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया? 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने दिया था बच्चों। राजस्थानी शैली को राजपूत चित्रकला नाम दिया था। राजपूत पेंटिंग नामक आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक भी लिखी हुई है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने 12वीं शताब्दी में की थी, इंपॉर्टेंट है। रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने 14वीं शताब्दी में की थी। शताब्दी दे रखी है, ध्यान रखना कब और किसने, दोनों चीजें एक साथ है। भानुदत्त कौन थे? बिहार के रहने वाले एक मैथिल ब्राह्मण थे। रसमंजरी का अर्थ होता है आनंद का गुलदस्ता। रसिक प्रिया का अर्थ है रसिक या पारखी को आनंदित करने वाली। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। केशवदास 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। अगर पूछ लिया जाए कौन थे तो इनका इंट्रोडक्शन दे रखा है। कवि प्रिया के रचनाकार भी केशवदास हैं। बिहारी सच्चे की रचना बिहारी लाल ने की थी, 1667 के आसपास की थी, समय दे रखा है, ध्यान में रखना। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रेमाख्यान या प्रेम गाथाएं ढोला मारू, सोनी मेवाल, मृगावत, दो पूछे तो मैंने यहाँ पे 3 डाले हैं। मालवा शैली का विकास 16वीं से 17वीं शताब्दी में हुआ था। अमृत शतक मालवा में 1652 में चित्रित हुआ। अमृत शतक का संबंध मालवा शैली से है, 1652 में चित्रित हुआ था। राग मेघा का चित्रण 1680 में मालवा शैली में माधोदास द्वारा चित्रित है। नरसिंह शहर में इसका चित्रण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, राग मेघा का चित्रण 1680 में मालवा शैली में माधोदास द्वारा चित्रित है। ये राग मेघा को किसने चित्रित किया? माधोदास ने। कब किया? 1680 में मालवा में किया था। नरसिंह शहर में इसका चित्रण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, मालवा शैली चित्र किस संग्रह से प्राप्त हुए हैं? दतिया महल से संग्रह से प्राप्त हुए हैं। मालवा के मोस्टली जो चित्र हैं वो दतिया महल से प्राप्त हुए हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र मेवाड़। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति कौन से चित्रों से मानी जाती है?
1605 में निसारदीन नामक एक कलाकार था, उन्होंने चुनार नामक स्थान पर रागमाला के चित्रों को चित्रित किया था। वहीं से मेवाड़ शैली की शुरुआत मानते हैं। तो मेवाड़ में रागमाला का चित्रण किसने किया? निसारदीन ने। कब किया? 1605 में। और कहाँ किया? चुनार नामक जगह पर। 2-3 फैक्टर हैं मेवाड़ में जो रागमाला चित्रित हुई है और जो निसारदीन ने चित्रित की है, क्योंकि रागमाला बार बार चित्रित हुई है। जहाँ अलग अलग आर्टिस्ट के नाम और अलग डेट दे रखी होती है वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मेवाड़ में रागमाला का चित्रण सिर्फ निसारदीन ने 1605 ईस्वी में किया है, चुनार नामक जगह पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहबुद्दीन और मनोहर का संबंध मेवाड़ शैली से है। शाहबुद्दीन के कार्य देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रागमाला को शाहबुद्दीन ने 1628 में चित्रित किया था, निसारदीन ने 1605 में, सुन लो ध्यान से, और शाहबुद्दीन ने उसी रागमाला को 1628 में चित्रित किया है। रागमाला एक ही ग्रंथ है लेकिन इसको चित्रित बार बार कर सकते हैं। तो शाहबुद्दीन ने 1628 में, निसारदीन ने 1605 में। 1648 में रसिक प्रिया और भागवत पुराण का चित्रण शाहबुद्दीन ने किया है, जो कि मेवाड़ के आर्टिस्ट हैं। और 1652 में रामायण के युद्ध कांड को चित्रित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामायण का युद्ध कांड किसने चित्रित किया? शाहबुद्दीन ने किया। कब किया? 1652 में किया था। ध्यान में रखोगे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये शाहबुद्दीन के कार्य है, यहाँ रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोहर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण का बालकांड चित्रित किया था। रामायण का जो बालकांड है उसको मनोहर ने चित्रित किया, 1649 में किया था। डेट दे रखी है। बिहारी सतसई चित्रावली किसने चित्रित की? बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना यानी उस ग्रंथ को लिखा किसने? बिहारी सतसई ने, ठीक है। बिहारी सतसई का बिहारी लाल ने। बिहारी सतसई चित्रावली यानी इसके चित्र किसने बनाए हैं? जगन्नाथ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1719 में जगन्नाथ ने बिहारी सतसई को चित्रित किया है। मेवाड़ के कलाकारों के प्रमुख रंग तेज रंग, चटक रंगों को ज्यादा पसंद किया था, जैसे लाल व पीले रंग हैं वो ज्यादा मेवाड़ में यूज हुए हैं। पिछवाई पेंटिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 17वीं शताब्दी के अंत में नाथ द्वारा, जो कि उदयपुर के पास है, वैष्णव धर्म का गढ़ था, यानी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार काफी था। विभिन्न त्योहारों अवसरों पर वहां पर भगवान श्रीनाथ जी को श्रीनाथ जी के बड़े बड़े चित्र कपड़े पर चित्रित किए जाते थे और उसी कला को पिछवाई पेंटिंग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछवाई पेंटिंग देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उदयपुर से नाथ द्वारा उदयपुर से इसका संबंध है पिछवाई पेंटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा जगत सिंह द्वितीय का शिकार दृश्य, एक दृश्य किसने बनाया? मेवाड़ शैली में, 1744 में चित्रित है। श्रीनाथ जी के रूप में श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाते हुए एक चित्र का नाम है, नाथ द्वारा में चित्रित हुआ है, 1800 ईस्वी में चित्रित हुआ है। सॉरी। फिर बूंदी शैली में आ जाओ। बूंदी शैली का उद्भव, बूंदी शैली इस बार मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है। बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर, मालवा, रट लो, जयपुर, जोधपुर लास्ट ईयर आ गई है अथवा में। रीड तो उनको ही करना है क्योंकि छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये 4 शैलियां इसके अलावा जो बचती हैं इनको रट लो। 2 आपको जरूर दिखेंगी, 2 नंबर का क्वेश्चन आप ले लोगे यहाँ से। बूंदी शैली का उद्भव 17वीं शताब्दी में। बूंदी शैली की आरंभिक चित्रकला बूंदी रागमाला। बूंदी रागमाला का चित्रण कहाँ हुआ था? 1591 में चुनार नामक स्थल पर हाड़ा राजा भोज सिंह के समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे बूंदी के फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छोटे क्वेश्चन याद करते हो, अगर बड़ा बूंदी का शैली का आ जाए तो इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं सभी लाइनों से बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। बूंदी शैली का विकास कौन से शासकों के समय? तो राव छत्रसाल और राव भाव सिंह के समय हुआ था। बूंदी के कौन से शासक के समय तिथि युक्त चित्र बने? तो वो राव भाव सिंह के बने थे। बूंदी का एक ऐसा शासक था जिसके दाढ़ी मूंछों के चित्र बने, तो बुद्ध सिंह के समय। बिशन सिंह बूंदी पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 48 वर्षों तक शासन किया था। एग्जिट इसकी वो डिजिट दे रखी है, 48 वर्षों तक। दीपक राग एक बूंदी का चित्र है जो रागमाला ग्रंथ से लिया गया है, तो बूंदी शैली में चुनार नामक स्थान पर चित्रित हुआ है। दीपक राग चित्र का पूरा वर्णन भी है, 1519 में चित्रण हुआ है। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रह में ये दीपक राग चित्र है वो संग्रहित है, ठीक है। बूंदी के कौन से, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि दीपक राग का संबंध कौन सी शैली से? बूंदी शैली से है। चुनार नामक स्थान पर इसका चित्रण हुआ था, 1519 में चित्रित हुआ है। बूंदी के कौन से शासक शिकार के शौकीन थे? बिशन सिंह। बिसेन सिंह भी लिखा है, बिशन सिंह। कौन से शासक के समय बूंदी महल को भित्ति चित्रों से सजाया गया? राम सिंह के समय बूंदी में वॉल पेंटिंग बनने लगी थी, भित्ति चित्र बनने लगे थे। बूंदी रागमाला 1591 में, बूंदी रागमाला है
वो 1591 में चित्रित हुई थी। बूंदी रागमाला से ही बूंदी शैली का विकास माना जाता है। बूंदी रागमाला के चित्रकार पूछ सकते हैं शेख हसन, शेख अली, शेख हातिम है। बूंदी के कलाकारों का लोकप्रिय विषय क्या रहा था? बारहमासा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। बूंदी कलाकारों का लोकप्रिय विषय क्या था? बारहमासा था। ठीक है, बूंदी रागमाला का चित्रण 1591 में हुआ था। चित्रकार इसके ये थे, रट लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में चुनार रागमाला के कितने पृष्ठ उपलब्ध है? अब जो चुनार में रागमाला चित्रित हुई थी, बूंदी रागमाला, उसको अलग अलग पृष्ठों में चित्रित किया गया था। तो वर्तमान में उसके कुछ पृष्ठ ही उपलब्ध हैं। उनके नाम दे रखे हैं खंबावती, बिलावल, मालश्री, भैरवी, पटमंजरी। अश्विन बारहमासा बूंदी में चित्रित हुआ 17वीं शताब्दी में। कलाकार नूरुद्दीन ने बीकानेर दरबार में कितने समय तक कार्य किया था? तो 1674 से 1698 तक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारू रागिनी मेवाड़ में चित्रित साहबदीन के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहबदीन को चितारा कहा गया है। ठीक है, साहबदीन को चितारा कहा गया। मारू रागिनी को चित्रित किया था साहबदीन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मारू रागिनी का चित्रण साहबदीन ने, साहबदीन को चितारा कहा गया। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का एक चित्र है जिसको आप अश्वारोही अनिरुद्ध भी कह सकते हो। तुलसीराम ने ये चित्र बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1680 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तुलसीराम याद रखना, राजा अश्वारोही अनिरुद्ध या राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र तुलसीराम ने बनाया था और ये 1680 में बनाया गया है। चौगान खेलती राजकुमारियां पोलो खेलते हुए, वो चांदबी भी पोलो खेलते हुए, वो दक्षिणी शैली का है। और चौगान खेलती राजकुमारियां, यह चित्र जोधपुर शैली का है। यहाँ क्वेश्चन ये आएगा, चौगान खेलती राजकुमारियां कौन सी शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से। 1810 में बना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, झूले पर कृष्ण एवं राधा उदास एक चित्र है, नूरुद्दीन ने बनाया बच्चों। आर्टिस्ट का नाम पूछ सकते हैं। 1683 ईस्वी में ये बना। ठीक है, 1683 में बना था। झूले पर सावन सिंह ने किस नाम से और किस भाषा में कविताएं की? तो किशनगढ़ में आ गए हम। किशनगढ़ के राजा सावन सिंह थे जो कविताएं करते थे, उच्च कोटि के कवि थे, तो कविताएं करते थे। तो उन कविताओं पर ये सावन सिंह नाम नहीं लिखते थे बच्चों, ये नागरीदास नाम लिखते थे। तो नागरीदास के नाम से ब्रज भाषा में ये कविताएं करते थे। तो सावन सिंह का उपनाम क्या हो गया? नागरीदास हो गया। बनी ठनी के बारे में किस कविता में लिखा है? तो इन्होंने बिहारी जस चंद्रिका नाम की एक कविता लिखी है, उसमें बनी ठनी के बारे में जिक्र किया है। बनी ठनी है ना, वो सावन सिंह की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। और यह चित्र किशनगढ़ शैली का है। बनी ठनी निहाल चंद ने बनाया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने। लास्ट ईयर आ गया है। बनी ठनी पेंटिंग के खालिस्तान कलाकार थे, तो निहाल चंद, ये फील ब्लैंक में आ गया है। बनी ठनी कौन थी? तो ये राज सिंह की पत्नी की परिचारिका थी, सेविका थी, और सावन सिंह की प्रेमिका थी। प्रतिभाशाली कवियत्री थी, कविताएं करती थी, गायिका थी, नर्तकी थी। तो ऐसे बनी ठनी के बारे में पूछे इसका इंट्रोडक्शन तो आप बता दोगे। चित्रकूट में राम और उनके परिवार का मिलन एक सीन है, दृश्य है, चित्र है। तो यह दृश्य गुमान नामक चित्रकार ने बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट में राम और उनके परिवार का मिलन। जब चित्रकूट में राम से, सीता से, लक्ष्मण से, उनकी सारी माताएं, उनकी पत्नियां जब मिलने जाते हैं ना, तो वो वाला सीन है। तो वो गुमान द्वारा चित्रित हुआ है, कलाकार गुमान द्वारा। ठीक है, एक मंडप में कृष्ण और राधा, यह चित्र 1750 में निहाल चंद ने बनाया था। किशनगढ़ शैली का है, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। तो एक मंडप में कृष्ण और राधा निहाल चंद ने बनाया 1750 में। किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 में किशन सिंह ने की थी। सावन सिंह का सबसे मशहूर कलाकार निहाल चंद ही था। निहाल चंद ने सावन सिंह के लिए कब से कब तक कार्य किया? तो निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद पूरा नाम, 1735 से 1757 तक ये राजा सावन सिंह के दरबार में कार्य किया था। जोधपुर शैली का आरंभिक चित्र संग्रह, जोधपुर शैली का आरंभिक चित्र यानी शुरुआती जो चित्रण है वो पाली में चित्रित रागमाला कलाकार वीर जी ने 1623 में चित्रित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाली में रागमाला का चित्रण किसने किया था? कलाकार वीर जी ने किया था। पाली में रागमाला का चित्रण 1623 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के समय दस्तावेजी चित्रों की प्रथा 1640 से में शुरू हुई थी। ठीक है, ढोला और मारू जोधपुर शैली का चित्र है, 1810 में चित्रित हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। जोधपुर शैली में, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोधपुर शैली में रामायण 1804 में चित्रित हुआ। जोधपुर शैली में पंचतंत्र ग्रंथ है वो 1804 में चित्रित हुआ, और नाथ चरित ग्रंथ है वो 1824 में चित्रित हुआ था जोधपुर शैली में।
गोधूली वेला, गोधूली का समय, गायों के आने का जो समय होता है उसको गोधूली वेला कहते हैं। तो इस प्रकार का एक चित्र बनाया जो जयपुर शैली में 1780 में बना है, देख लेना। जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति आमेर से, जो कि पूर्व राजधानी थी इसकी। जयपुर की स्थापना 1727 में स्वाई जयसिंह ने की थी। साहिब राम का संबंध जयपुर शैली से है। साहिब दीन और साहिब राम, साहिब दीन है वो मेवाड़ शैली का चित्रकार है बच्चों, साहिब राम है वो जयपुर शैली का है, ध्यान रखना। मालवा शैली का विशिष्ट उदाहरण भागवत पुराण, भागवत पुराण है वो मालवा शैली में काफी चित्रित हुआ है। शिकार के दृश्यों के लिए कौन सी शैली? कोट्टा शैली, प्रश्न पूछ लिया है सेम टू सेम यही वाला। बूंदी और कोट्टा कब तक एक ही राज्य? 1625 तक एक ही राज्य रहे थे ये, और फिर कोट्टा ने अपनी अलग शैली की शुरुआत की थी, वो 1660 में की थी, डेट दे रखी है, पूछ सकते हैं। कोट्टा के महाराजा रामसिंह प्रथम मुकुंदगढ़ में शेरों का शिकार करते हुए एक दृश्य है, यह चित्र कहाँ का है? तो कोट्टा का है, नाम ही दे रखा है कोट्टा। यह 1695 में बना है, यह कोलगी गैलरी लंदन में संग्रहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 में की थी। बीकानेर शैली को विकसित करने का श्रेय तो कलाकारों को दिया जाता है। उस्ताद अली रज्जा दिल्ली का मुख्य कलाकार था। अनूप सिंह के शासनकाल में मुख्य कलाकार रुकनुद्दीन था। अनूप सिंह का कौन से राज्य से संबंध है? बीकानेर से। उस्ताद अली रज्जा का बीकानेर से। ये जो उस्ताद है सारे बीकानेर में थे। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार उस्ताद अली रज्जा, रुकनुद्दीन, इब्राहिम नाथू, साहिब दीन, ईसा आदि। मंडी क्या है? तो बीकानेर में चित्रशाला बनाने की एक प्रथा थी। उस चित्रशाला में काफ़ी सारे चित्रकार एक महत्वपूर्ण मतलब नेतृत्वकर्ता के साथ काम करते थे, तो वहाँ उस जगह को मंडी कहा जाता था। तो ये बीकानेर में चित्रशाला बनाने की एक प्रथा थी, उसको मंडी कहा गया। गोवर्धन पर्वत को उठाते कृष्ण, अब देखो बीकानेर शैली का है और ये मुगल शैली में भी है। गोवर्धन पर्वत, मुगल चित्रकला में गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण मिस्किन नाम के आर्टिस्ट ने बनाया है। मुगल शैली चैप्टर में नेक्स्ट आ रहा है ये चैप्टर के क्वेश्चन भी। और गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण ये चित्र बीकानेर शैली में भी चित्रित हुआ है। 1690 में साहबदीन द्वारा हुआ है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। गायों से गिरी कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बीकानेर शैली का चित्र है, 1777 में बना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब आ गए हम मुगल शैली चैप्टर में। मैं काफ़ी फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि टाइम ज़्यादा ना हो। 4 चैप्टर के छोटे क्वेश्चन सारे आ गए, यहाँ से अलग कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मुगल चित्रकला लघु चित्रकला शैली है, फील्ड ब्लैंक का एक क्वेश्चन है। मुगल शासक विभिन्न खालिस्तान के संरक्षक थे, तो कला रूपों के थे। मुगल लघु चित्रकला में देश या विषय वस्तु और चित्रकला शैली, फारसी शैली व उसके बाद खालिस्तान शैली का सम्मिश्रण है, तो यूरोपीय शैली का। प्रथम मुगल शासक बाबर खालिस्तान से, प्रथम मुगल शासक खालिस्तान उज्बेकिस्तान से 1526 में भारत आया, तो बाबर की आत्मकथा पता है आपको, बाबरनामा। बाबर के समय के चित्रकार बेहजाद और शाह मुजफ्फर, उन्होंने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है। अब बेहजाद के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी है वो शेयर की है। बेहजाद बाबरकालीन चित्रकार, सुंदर चित्र बनाता था पर चेहरों को उत्तम चित्रण नहीं करता था, चेहरों को काफी अच्छा नहीं बनाता था, बल्कि दोहरी ठुड्डी वाले चेहरों को काफी लंबा करके दाढ़ी अच्छी बनाता था। बेहजाद ईरान की कला का मुख्य कलाकार था। तैमूर के घर के राजकुमार, प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर ऐसे भी आ सकता है इस लैंग्वेज में, तो अब्दुल ने बनाया 1545 से 50 में, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। हुमायूं शासक का बना 1530 में, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। तूतीनामा एक लड़की और तोते की कहानी है जो 1580 से 85 है, यहाँ पे थोड़ा सा 50 लिखा गया है, देख लेना। चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। हुमायूं ने किसकी सहायता से काबुल में 1545 में अपना दरबार स्थापित किया था? शाह तैमास। आपने पढ़ा था कि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने निष्कासित कर दिया था, तब वो फ्रांस के राजा शाह तैमास के यहाँ शरण ली थी। 1545 में काबुल में अपना दरबार स्थापित किया था, तो शाह तैमास की सहायता से किया था। हुमायूं ने किन 2 कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया? मीर सैयद अली जुदाई, अब्दुल समद सिराजी आ जाएगा। जेबरा पेंटिंग उस्ताद मंसूर ने बनाई थी, नादिरुल असर उपाधि दी थी उनको, ठीक है। जहांगीर के समय ये बात करेंगे आगे। पुस्तक प्रेमी व विवेकशील हुमायूं का शासनकाल चित्रकला व खालिस्तान के जोरदार संरक्षण के साथ शुरू हुआ, तो सुलेख कला आ जाएगा। निगार खाना की स्थापना हुमायूं ने की थी। हमजानामा का चित्रण हुमायूं ने शुरू करवाया था। ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते बाबर भूरे नाम के कलाकार ने बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते बाबर, यह चित्र भूरे ने 1598, चित्रकार का नाम है भूरे, 1598 में बनाया, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल। डिसलेक्सिया किसको था? अकबर को था। डिसलेक्सिया एक पढ़ने संबंधी विकार होता है जिसमें बंदा पढ़ लिख नहीं पाता ढंग से। हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला, तो ये हमजानामा से लिया गया सीन है, 1567 से 1582 हमजानामा। और यह अप्लाइड आर्ट्स संग्रहालय वियना में संग्रहित है। हमजानामा के पन्ने
हमजानामा के खालिस्तान पूरी दुनिया के संग्रहालयों में है तो पन्ने आएंगे। हमजानामा के कितने खंड हैं? 14 खंड है। हमजानामा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी, हमजानामा के पृष्ठ कितने हैं? 1400 है। हमजानामा चित्रण में समय कितना लगा? 15 वर्ष लगा था। हमजानामा चित्रण की तिथि 1567 से 1582 है। हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? अकबर। अकबर बच्चों एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू महाकाव्यों में भी काफी रुचि ली थी, उनको अपनी लैंग्वेज में चित्रित करवाया था। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। और किस नाम से करवाया था? तो रजमनामा नाम से करवाया था। रजमनामा महाभारत का फारसी में रजमनामा नाम है। इसका चित्रण कब व किसने किया था? ट्रांसलेशन तो करवा दिया था इन्होंने रजमनामा नाम से, लेकिन इसका चित्रण है वो दसवंत नाम के कलाकार ने 1589 में किया था। रजमनामा में 169 चित्र हैं, 169। भारत के लिए सम्मान व भारतीय शास्त्रों के प्रति खालिस्तान के आकर्षण ने उसे देश का लोकप्रिय शासक बनाया। अकबर। मेडोना एंड चाइल्ड लास्ट ईयर पूछा, 1590 में बसावन ने बनाया ये चित्र। और ये सैन डिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया में संग्रहित है। जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार अक्कारीजा था और उनका लोकप्रिय ये सबसे प्रिय चित्रकार अबुल हसन था, जिसको नियुक्त किया था इन्होंने। जहांगीर ने कौन से चित्रकार को नियुक्त किया? अबुल हसन, अक्कारीजा का बेटा था। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया पर कब्जा। दरबार में जहांगीर, जहांगीर इन कोर्ट एक चित्र है। यह चित्र 1620 में अबुल हसन और मनोहर ने, दरबार में जहांगीर चित्र अबुल हसन और मनोहर की संयुक्त परियोजना है, ये दोनों ने मिलकर बनाया था। ललित कला बोस्टन में संग्रहित है। 1620 में ये चित्र बना था। जहांगीर का सोपन चित्र अबुल हसन ने बनाया था। अबुल हसन को जहांगीर ने किस खिताब से नवाजा? नादिर उल जमान उपाधि दी थी। नादिर उल जमान का अर्थ होता है समय का आश्रय। देख लेना, रट लेना इन क्वेश्चनों को। जहांगीर एक रेत गढ़ी पर विराजमान, इस चित्र को का 2-3 तरीके से नाम है। समय बताने वाली यंत्र पर जहांगीर, ये भी है, और ग्लास भी दे रखा है। जहांगीर एक रेत गढ़ी पर विराजमान, ये चित्र 1625 में बिचित्र नाम के कलाकार ने बनाया था। बिचित्र नाम के कलाकार ने 1625 में। ठीक है, और फिर एक चित्र और है इनका विचित्र का, बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिको है। बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिको है। बगीचे में दारा सिको है विद सेजेज इन गार्डन भी आ सकता है, जैसे मैंने इसमें लिखा है ना ऊपर इस लैंग्वेज में, क्योंकि इस लैंग्वेज में काफ़ी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। दारा सिको है विद सेजेज इन गार्डन, तो विचित्र ने बनाया है 1635 में। ठीक है, 17वीं शताब्दी मान सकते हो। चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में है, ये 1635 में ये बना है। ठीक है, 1635 में दारा सिको है विद सेजेज इन गार्डन। और देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन रह गए थे, देखो ये जो हैं जेब्रा पेंटिंग, उस्ताद मंसूर नादिर उल असर की उपाधि से इनको नवाजा गया था। पक्षी विश्राम बाज उस्ताद मंसूर ने बनाया 1615 ईस्वी में। ठीक है, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर उपाधि दी थी बच्चों। अबुल हसन को भी दी गई है नादिर उजमा वाली। नादिर उल असर ये उस्ताद मंसूर को दी गई है। असर मंसूर ऐसे कनेक्ट करके देख लेना, कंफ्यूज न हो जाओ। नादिर उल असर का अपने समय का प्रतिष्ठित व्यक्ति ये अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे। ये हो गया। बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिको है विचित्र ने बनाया 1635 में, यानी 17वीं शताब्दी। बहादुर शाह जफर एक शीर्षक है, वो कब बना? वो 1838 में बना था। चित्र के पूरा हो जाने पर उसे एक खास किस्म के बहुमूल्य खालिस्तान द्वारा घिसा जाता, तो एगेट पत्थर से उस पर चमक लाने के लिए घिसा जाता था। अब देखिए मुगल चित्रकारों के रंग, मुगल चित्रकार हैं वो कैसे रंगों को बनाते थे, एक बार जरूर देखना। सिंदूरी रंग है वो हिंगुल से बनाया जाता था। नीला रंग है वो लाजवर्द से बनाया जाता था। चमकीला पीला रंग है वो हरताल से बनाया जाता था। सफेद रंग है वो शंख या सीप को पीस के। गहरा काला रंग है वो लकड़ी के कोयले से। दारा सिकोए की बारात चित्र हाजी मदानी ने बनाया था। चित्र को बेशकीमती दिखाने के लिए खालिस्तान और चांदी का, खालिस्तान और खालिस्तान का चूरा रंगों में, तो सोने चांदी का। नवाज अरख नोआ की नाव मिस्किन ने बनाया 1590 में, और एक दीवान हाफिज नाम की पांडुलिपि चित्रित हुई थी, वहां से लिया गया है। नवाज अरख कौन सी पांडुलिपि से? दीवाने हाफिज पांडुलिपि से लिया गया है। दीवाने हाफिज पांडुलिपि कब की है? 1590 की है। यह चित्र फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रह में सुरक्षित है। तो इसका जो संग्रहालय है उसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण यहाँ आ गया, तो ये मिस्किन ने बनाया 1585 से 90 समय, हरिवंश पुराण से लिया गया है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है, ये भी आउट ऑफ इंडिया है। अब देखिए बदायूनी
बदायूनी अकबर का दरबारी विद्वान था। बदायूनी कौन था? अकबर का दरबारी विद्वान, ऐसे बता दोगे। बदायूनी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, हरिवंश पुराण ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी। बदायूनी कौन था? अकबर के दरबार का एक विद्वान था। अबुल फजल भी अकबर के दरबार में रहते थे। चैप्टर 4 के थोड़े ही क्वेश्चन हैं। तारीफ हुसैन शाही का संबंध अहमदनगर से है। दक्षिण शैली के आरंभिक चित्रों के उदाहरण अहमदनगर से प्राप्त होते हैं, जो कि तारीफ हुसैन शाही वाले ही हैं। गुलिस्तां पांडुलिपि थी जो 1567 की है। चित्रकार यूसुफ द्वारा हस्ताक्षरित है ये पांडुलिपि। बांकीपुर लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। इसमें 7 लघु चित्र है। गुलिस्ता पांडुलिपि के बारे में आ जाए तो यह पांडुलिपि बुखारा के चित्रकारों ने चित्रित की थी। बुखारा एक जगह का नाम था, वहाँ के चित्रकार है वो बुखारा के चित्रकारों के नाम से प्रसिद्ध थे, और वहाँ की जो चित्रकला शैली है वो बुखारा शैली कहलाती थी। तो बुखारा शैली में चित्रित है ये गुलिस्ता पांडुलिपि। ठीक है, इसमें 7 लघु चित्र हैं। इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है ये गुलिस्ता पांडुलिपि। तो इसमें से अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना, मैंने एक साथ डाल दिया है। नुजूम उल उलूम का संबंध बीजापुर से 1570 में चित्रित हुआ था, और नजूम अल उलूम जो ग्रंथ है वो बीजापुर में चित्रित हुआ, 1570 में चित्रित हुआ। इसमें 876 लघु चित्र हैं। यह नक्षत्र से या ब्रह्मांड से संबंधित है। इसके लेखक इब्राहिम द्वितीय है। नजूम अल उलूम किसने लिखा? इब्राहिम द्वितीय ने। अब देखिए, नूरसनामा पुस्तक है वो संगीत विद्या पर आधारित पुस्तक है। इब्राहिम द्वितीय जो कि संगीत प्रेमी शासक थे, उनके द्वारा ये लिखी गई है। रागमाला का शुरुआत श्रृंखला की वो भी इब्राहिम द्वितीय के समय शुरू हुई थी। 1590 में रागमाला चित्रित हुई है यहाँ पे। ठीक है, बीजापुर में। समृद्धि का सिंहासन प्रोस्पेरिटी ऑफ थ्रोन बीजापुर शैली का है ये चित्र भी। योगिनी पेंटिंग का संबंध बीजापुर शैली से है। यह पेंटिंग चेस्टर बिट्टी संग्रहालय डबलिन आयरलैंड में संग्रहित है। योगिनी पेंटिंग का पूछ लिया है। योगिनी पेंटिंग में जो योगिनी है, जो साध्वी है, वो किस पक्षी से बात कर रही है? तो वो मैना पक्षी से बात कर रही है। गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य कब बना? 1512 में बना था। एक चित्र का नाम है मुहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण। ये चित्र किस शैली का है? गोलकुंडा का, 1590 का है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन यूके में संग्रहित है। दक्षिण राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य, सबसे धनवान राज्य गोलकुंडा था। दीवान ऑफ हाफिज या दीवान के हाफिज एक पांडुलिपि है जो 1463 में चित्रित है, गोलकुंडा में चित्रित है। दीवान हाफिज का संबंध गोलकुंडा शैली से। कितने लघु चित्र हैं इसमें? 5 लघु चित्र हैं। 1463 की पांडुलिपि है ये। तो दीवान हाफिज का संबंध गोलकुंडा से है, 1463 में चित्रित है। 5 लघु चित्र हैं। इसमें क्या है? एक दरबार का दृश्य है जिसमें एक युवा शासक है वो सिंहासन पे बैठा है, हाथ में लंबी सीधी दक्षिण तलवार ले रखी है, मलमल का कोट पहने हुए हैं। इस चित्रों में सुनहरे रंग का प्रचुर प्रयोग हुआ है। सबसे ज्यादा दीवान ऑफ हाफिज में बैंगनी रंग का प्रयोग हुआ है। कभी कभी नीले रंग के कुछ लोमड़ी वगैरह बनाए गए हैं, जानवर, तो हुआ है प्रयोग। बगीचे में कवि गोलकुंडा से लिखा है, लास्ट ईयर पूछ लिया ये क्वेश्चन। मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र गोलकुंडा का है। सूफी कविता की एक पांडुलिपि चित्रित हुई है जिसमें 20 लघु चित्र हैं, वो भी गोलकुंडा में चित्रित हुई है। राग हिंडोल की रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंडोला भी ऐसे नाम आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 1590 में चित्रित हुई थी बीजापुर शैली में। रागमाला से लिया गया एक शीर्षक है रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंडोला या राग हिंडोला की रागिनी प्रथम सिका। तो रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंडोला मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। रागमाला से लिया गया शीर्षक बीजापुर शैली 1590 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंडोला का वर्णन है, उसमें 3 स्त्रियां बैठी हुई हैं, और रागिनी प्रथम सिका दृश्य है। इसमें जो केंद्र में जो महिला बैठी है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजा रही है? वीणा बजा रही है। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का एक चित्र है जो बीजापुर शैली से है। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो चित्र का वर्णन याद कर लेना। ये चित्र किस दरबार से लिया गया? हैदराबाद दरबार से लिया गया है, जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो हैं जो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? संगीत सुन रहे हैं। इस तरह से इसका वर्णन है। पोलो खेलते हुए चांद बीबी बीजापुर की रानी है चांद बीबी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। 4 चैप्टर के क्वेश्चन एक वीडियो में लगभग आधा घंटा का समय देखो दोगे तो 4 चैप्टर के 1 2 3 4 चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चन। और नेक्स्ट एक वीडियो और डालूंगी, उसमें नेक्स्ट जो बचे हुए चैप्टर हैं उनका कोशिश करूंगी। अगर थोड़ा समय से पहले डाल दूंगी तो आप एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, वरना तो एग्ज़ाम है ही परसों, तो आप पढ़िए आराम से। और जो शैलियाँ हैं बूंदी कोटा, वहाँ से एक आएगा क्वेश्चन, और अकबर जहांगीर हुमायूं शाहजहाँ इनके बारे में एक क्वेश्चन आएगा। और जो मुग़ल शैली के जो पेंटिंग्स हैं उनका सबका वर्णन याद कर लीजिए। और जो 8 का चैप्टर है हमारा लास्ट का, उसमें से आप
ये जो ढोकरा कास्टिंग है, टेराकोटा है, फड़ चित्र हैं, इनके बारे में तो एक वीडियो में और बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।